और आप ये भी जानते हैं कि एमआईएम पार्टी इस विधानसभा के असेंबली के इलेक्शन में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा साहब और इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के वो कन्वीनर हैं, जिसमें वामन मिश्रान साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी है और दीगर 3-4 पार्टीज हैं। हमने मिलकर ये तय किया है, ये तमाम कमजोर तबकात और बिरादरी के लोग जमा होकर हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के कमजोरों को इंसाफ मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश के कमजोर तबकात को मजबूती मिलनी चाहिए, उनको उनके जीने का हक मिलना चाहिए, उनको उन तमाम चीज़ों से महरूम कर दिया गया जो जिनको संविधान ने उनको इजाजत दी उन हुकूक को मिलने की। हमने ये तय किया कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता से और इख्तियार से अपनी दुआओं से वोट से नवाजेगी, तो पहले 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा इस मोर्चा के मुख्यमंत्री रहेंगे और दूसरे 2.5 साल के लिए किसी दलित परिवार के एक शख्स को या बहन को उसको इसका मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ में हमने ये भी तय किया कि 5 साल में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से रहेगा और दूसरे पिछड़े समाज से रहेंगे। एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया है ताकि सही मानों में उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय हो, ताकि सही मानों में दलितों से इंसाफ हो, उनके जान और माल की हिफाजत हो, ताकि सही मानों में पिछड़ा समाज और मुस्लिम अक़लियत को उनका हिस्सा मिले। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार या प्रत्याशी होंगे, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं गढ़मुक्तेश्वर के ताल्लुक से, विधानसभा के ताल्लुक से सिर्फ यही आपसे कहूंगा कि यह लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। जो लोग आपको कहते हैं कि आंख बंद करके सपा और आरएलडी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो या बीएसपी के हक में इस्तेमाल करो, मैं गढ़मुक्तेश्वर की गयूर आवाम को, वहां के गयूर नौजवानों को, हमारी इज्जतदार मां और बहनों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हापुड़ में 23 जून 2018 को एक 45 साल कासिम को कैसे मारा गया, कैसे उसकी मॉब लिंचिंग हुई, कैसे उसकी लाश को बेदर्दी और बेइज्जती के साथ जमीन पर घसीटा गया। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे बीजेपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि हम इसकी तहकीकात नहीं करना चाहते, ये नफरत का वाकया नहीं है, बल्कि कासिम की लिंचिंग एक नफरत का वाकया है जो बीजेपी की सरकार उसको छुपाना चाहती थी। उस वक्त भी हमने खामोशी अख्तियार की, उस वक्त भी हम अपनी आंखों को बंद कर लिए और आज आप देखते हैं कि अब जब चुनाव आ रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि अपनी आंखों को बंद करके वोट दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं हमारे बुजुर्गों से दरमंदाना अपील करना चाहता हूं कि क्या हमको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया सोचने और समझने के लिए? कि अल्लाह ने हमको ये सलाहियत नहीं दी कि हम अच्छे और बुरे की तमीज कर सकें? कि अल्लाह ने हमको ताकत नहीं दी कि हम हमदर्द और जालिम में फर्क महसूस करें? कि अल्लाह ने हमको ये सोचने और समझने की ताकत नहीं दी कि हम कमजोरों का साथ दें बल्कि ताकतवरों का या जालिमों का साथ ना दें? याद रखिए, ये लोग जो आज आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं कि आंखें बंद करके वोट डाल दो, याद रखो अगर आज कोई बच्चा या हमारी बेटी आज 15 साल की है तो फिर 2029 में जब वो 20 साल की हो जाएगी या हो जाएगा, वो जब बुजुर्गों से जाकर पूछेगा कि बताओ सपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने या बीजेपी ने मेरे लिए स्कूल क्यों नहीं बनाया, मेरे चचा को जेल में क्यों डाला, कासिम को क्यों मारा गया, मेरी पावर लूम को क्यों बंद कर दिया गया, मेरी दुकान को क्यों लूटा गया, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या आप उन बच्चों से यह कहेंगे कि भाग, तेरे दादा और बाबा ने आंख बंद करके वोट दिया था, आज तेरी जबान बड़ी चल रही है? याद रखिए, आने वाला कल हमारे बच्चों का है। अगर हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह से हमारी जवानी को, हमारे जिंदगी के अहम सालों को बर्बाद कर दिया गया और हमेशा हमको डर और खौफ के माहौल में अपनी जिंदगियों को बसर करना पड़ा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम इस डर और खौफ को दूर करेंगे। आपको किसी पार्टी से डर कर वोट देने की जरूरत नहीं, बल्कि पूरी उम्मीद के साथ और पूरी हिम्मत के साथ आपको मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे, और खासतौर से मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो समाजवादी और आरएलडी की ताईद में बड़े बड़े बातें करते हैं, बताओ जब मुलायम सिंह यादव साहब ने कल्याण सिंह को अपने साथ ले लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, आप उस वक्त खामोश हो गए। क्यों खामोश हुए? क्या आप नहीं जानते कि कल्याण सिंह बीजेपी में थे? बीजेपी में क्या क्या नहीं किया उन्होंने? आपने उस वक्त बरसों पहले खामोशी अख्तियार की, तो आज आप क्या देखते हैं कि यही समाजवादी पार्टी में एक ऐसा शख्स भी आ गया जिसने मंच पर खड़े होकर, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पर है, जिसने मंच पर खड़े होकर यह कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशें निकालकर उनकी इज्जत लूटी जाएगी। आज ऐसा वक्त आ गया कि हसनपुर से समाजवादी पार्टी ने एक आरएसएस के मेंबर को अपना उम्मीदवार बनाया। आज ऐसा वक्त आ गया कि प्रतापगढ़ में जो डीवाईएसपी की मौत हुई, उस मौत के जिम्मेदार को समाजवादी पार्टी एक सियासी बड़ी ओहदे से नवाजती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आपको इसकी खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। आप खामोश नहीं रह सकते। हिकमत के नाम पर, मसलहत के नाम पर खुदा के लिए बुज़दिली के मजारे मत करिए। जो गलत है उसको गलत कहिए, चाहे वो गलती ओवैसी करता हो या फिर कोई और समाजवादी पार्टी या बीजेपी या बीएसपी के नेता करते हैं। अगर आप ऐसे ही खामोश बैठते रहेंगे तो याद रखिए, आने वाली नस्ल को हम क्या जवाब दे पाएंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, जब मोदी सरकार ने CAA कानून को पिछले दरवाजे से नाफिज करने की कोशिश की और यह कहा कि हम सेंसस के जरिए उसके साथ करवाएंगे, किसने उसकी मुखालिफत की थी पार्लियामेंट में? किसने उस काले कानून को यह कहकर फाड़ दिया कि भारत के संविधान के खिलाफ है? क्या किया था समाजवादी पार्टी ने उस वक्त? क्या किया था आरएलडी और बीएसपी के लोगों ने? आज मोदी सरकार दोबारा CAA कानून को पिछले दरवाजे से लाना चाहती है, जो कानून पैदाइश का है और मौत का है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन कानून के साथ बीजेपी उसको लिंक करना चाहती है। जब मीडिया ने रिपोर्ट किया तो सबसे पहले हमारी पार्टी ने मोदी सरकार को खत लिखकर बाज़ाब्ता एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं। क्यों नहीं सपा और बीएसपी ने मुखालिफत की? इतनी बड़ी बड़ी दौलत इनके पास है, क्या वो एक वकील को नहीं रख सकते थे? अपनी पार्टी के लेटर हेड पर मोदी को लिखकर नहीं भेजा सकते थे कि हम इस कानून को CAA को, जो आप पिछले दरवाजे से बर्थ रजिस्ट्रेशन कानून से नाफिज करना चाहते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं? नहीं करें। क्यों नहीं करें ये आप बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गढ़मुक्तेश्वर के गयूर नौजवानों, मैं जानता हूं कि आपके विधानसभा में, मोहल्ला चटाईवाला में सदियों से आप कालीन बनाते हैं। जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने लॉकडाउन किया
तो वो तमाम के तमाम कालीन बनाने वाले बेरोजगार हो गए। और नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था कि कालीन यहां पर जो बनाए जाते हैं भारत की आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। ये कौन सी आत्मनिर्भरता की मिसाल है कि आपने उनको बर्बादी से नहीं बचाया? ये कौन सी आत्मनिर्भरता की मिसाल है कि अगर मोदी और योगी सरकार चाहती तो इस मोहल्ला चटाई वाले के बनने वाले कालीन को एक्सपोर्ट किया जाता, उसकी मार्केट को बढ़ाया जाता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मैं जानता हूं कि गढ़मुक्तेश्वर में, शहरों में और गांव में रोड नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर जितना योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला अपने 4.5 साल में, उतने खड्डे गढ़मुक्तेश्वर में है। रोड नाम की कोई चीज नहीं है और सिर्फ खड्डे वहां पर नजर आते हैं। स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी है कि शायद जिस जमाने में बाबा स्कूल को जाते थे उस जमाने के स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग बन चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वक्त आ चुका है कि हम बाबा को, भैया को और बहन जी को बाय बाय कह दें। आज हम अपने वोट की ताकत पर मुत्तहिदा तौर पर, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो बड़ा समाज हो, चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो, किसान हो, मेरी आपसे दरखास्त है कि इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के कैंडिडेट को, प्रत्याशी को कामयाब करिए। बाबा को, भैया को, बहन जी को बाय बाय करिए। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप मुत्तहिदा अपने वोट को इस्तेमाल करेंगे। MIM की लड़ाई शिराकतदारी की, हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम अपना हिस्सा चाहते हैं पॉलिटिक्स में, हम अपना हिस्सा चाहते हैं विधानसभा में, हम अपना हिस्सा चाहते हैं तालीम में, स्कूल में, कॉलेज में, रोजगार में। ये कब होगा? जब आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे तो आपका हिस्सा भी मिलेगा और आने वाली नस्लों का आप उनका तहफ्फुज भी कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके इस विधानसभा में अस्पताल के नाम की कोई चीज नहीं है। अस्पताल के लिए कहां कहां आपको जाना पड़ता है बीमार को लेकर। कभी आप गूगल पर जाकर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो इसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल कायम किया उसको देखिए, ये कैसे मुमकिन हुआ। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि मैं कोई जमींदार नहीं हूं, ना मेरे बाबू अजदाद जमींदार थे, ना वो सरमायादार थे। हमने कैसे हासिल किया? हमने इत्तेहाद की कुव्वत पर इसको हासिल किया। हमने मुश्तरका जिद्दोजहद की और सबने मिलकर जिद्दोजहद की और उनके इत्तेहाद की ताकत पर ये बड़े बड़े अस्पताल बने, ये बड़े बड़े तालीमी इदारे बने। याद रखिए, जब सियासी कुव्वत कमजोरों के पास आती है तो इसी तरह के मौजूदा जमाने के हम ताजमहल तामीर कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे ताजमहल हमारे बच्चों के स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे। हमारे ताजमहल हमारी सियासत में हमारा हिस्सा होगा। जब तक हमको अपना हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, हम नौजवान नस्ल से इंसाफ नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के जेलों में 28% अल्पसंख्यक समाज के लोग अंडर ट्रायल की जिंदगी गुजार रहे हैं, दलित समाज के लोग हैं। आखिर क्या वजह है? कोई उनको पूछने वाला क्यों नहीं है? इसलिए कि आपकी कोई आवाज नहीं है, आपको कोई आपके मसाइल हल करने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि आपका सिंबोली एक मुकाम है इस विधानसभा में, वहां पर क्यों डेवलपमेंट नहीं होता? क्यों उसको नजरअंदाज करके रख दिया गया? क्यों नजरअंदाज करके रख दिया गया? इसलिए कि वहां पर गरीब और कमजोर मजलूम कौम के लोग रहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जागिए, ये वक्त उठने का है। ये वक्त आंख बंद करके सो जाने का नहीं है, जो आपसे सपा और BSP के लोग कह रहे हैं कि आंख बंद करके वोट दो। नहीं, आंख को खुली रखो, अपने दिमागों पर जोर डालिए, अपने दिल की धड़कन को सुनिए, अपनी जमीर को जिंदा रखिए। याद रखिए, अगर आंख बंद करके डालते रहेंगे तो ये होशमंदाना निशानी नहीं है, ये बेहोशी के आलम में, ये गुलामी की निशानी है, बल्कि ये उन तमाम नेमतों से जो अल्लाह ने हमको और आपको नवाजा, हम उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि हमारी एक बहन का आज वीडियो आया जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रत्याशी थी फराह नईम शेखपुर असेंबली बदायूं से। मुझसे देखा नहीं गया कि कैसी हमारी बहन बेबसी के आलम में, तकलीफ और कर्ब के आलम में कह रही थी कि कोई ओमकार सिंह नामी शख्स है जिसने इस महिला पर क्या क्या इल्जाम लगा दिए और उसको मजबूर कर दिया कि वो अपना टिकट को वापस करे। बताइए, ये बेइज्जती हमारी क्यों की जाती है? क्यों इस तरह की बातें किसी से की जाती हैं? क्योंकि आप आंख बंद कर बैठे हैं, आप अपने दिमाग और दिल पर जोर नहीं डालते। आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वही आपको ठग रहा है। जिसको आपने अपना हर चीज उनको हवाले करा, वो आपको इंसाफ करने के बजाय आपसे नाइंसाफी कर रहे हैं। मेरा दिल हमारी बहन, हमारे उन तमाम मजलूमों के साथ है। खासतौर से उम्मीद करता हूं कि हमारी बहनें हिम्मत और हौसले से काम करेंगी। मगर आज आप देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रतापगढ़ से गुलशन यादव कौन है, क्या किया था उन्होंने, किसके साथ थे वो जब DYSP का कत्ल हुआ। रानीगंज का एक सपा का उम्मीदवार है विनोद दुबे, उसका वीडियो है यूट्यूब पर, वो बीजेपी के प्रत्याशी को बिठाकर मोटरसाइकिल में फिर रहा था कि ये बनाओ, ये बनाओ, ये इबादतगाह बनाओ। आखिर इल्जाम इन पर क्यों नहीं लगता? इल्जाम सिर्फ दाढ़ी वाले और टोपी वाले पर लगता है। ये एक सियासी हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम देखते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि नून रोटी नहीं खाएंगे, अपनी पार्टी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के ये जो हमारे लोग हैं जो आंखें बंद कर बैठे हैं, जो दिमाग और अपने दिल को इस्तेमाल नहीं करते, जिनको अपने फैसलों पर यकीन नहीं है, वो लोग नारा लगाते हैं ये जवानी है कुर्बान फुला भैया तेरे नाम। अरे ये कब तक नारे लगाओगे? ये जवानी है कुर्बान फुला भैया तेरे नाम। और बीजेपी के भाजपा के लोग बोलते हैं अब नून नहीं खाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, मजलिस का नारा यह है, मेरे साथ नारा लगाइए कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नारा मजलिस का है कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। और याद रखो, आप अपने ओर से आप अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करिए। मैं अपने गयूर नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, जो कौम अपना हक लेना नहीं जानती, उस कौम को हक तो दूर की बात भीख भी नहीं दिया जाता। उठो और अपने हक को छीनो। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है, भारत का अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट के जरिए अपने हकूक को मनाइए। और जो लोग आंख बंद करके वोट देने की बात करते हैं, मैं उनसे दर्दमंदाना अपील करूंगा, तुम गैरों की गुलामी को गवारा कर सकते हो, मगर अपने ही हाथ से अपनी बेइज्जती को गवारा कर सकते हो, लेकिन अपनों की इज्जत करना इनके लिए दुश्वार, अपनों की इज्जत करना इनके लिए बड़ा दुश्वार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गढ़मुक्तेश्वर में हमने देखा कि चुनाव से पहले सपा ने 3 कैंडिडेट चेंज कर दिए, 3 कैंडिडेट चेंज कर दिए। और भारतीय जनता पार्टी ने साबिका वजीर आजम चौधरी चरण सिंह के पोते को टिकट दिया और BSP ने सपा के
साबिका विधायक मदन मोहन को टिकट दिया, एसपीआरएलडी ने हमारे गुर्जर भाई को टिकट दिया। जो अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं इन पार्टियों में रहकर, जो आंख बंद करके वोट डालने की बात करते हैं, बताओ तुम्हारा क्या हिस्सा है? कहां गया तुम्हारा, कहां गई तुम्हारी आवाज? तो आपको यह कहा जाएगा कि आप दरी बिछाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, तुम हम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे खैदी हो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं गढ़मुक्तेश्वर की जनता से अपील करना चाह रहा हूं कि आपके पास बहुत से मसाइल हैं। महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, आप मजलिस पार्टी को वोट दीजिए, कामयाब करिए, महिलाओं के कॉलेज का मसला हल करेंगे। किसानों के पास खाद नहीं है, ब्लैक मार्केट में गढ़मुक्तेश्वर के किसान को ब्लैक मार्केट में फर्टिलाइजर खाद खरीदना पड़ रहा है। बेरोजगार नौजवान दिल्ली हापुड़ जाता है नौकरी ढूंढने के लिए। बताइए फिर ये डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ क्या यह बात सच नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश का युवा ग्रेजुएट है वो 51% अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है? जो उत्तर प्रदेश का युवा टेक्निकल ग्रेजुएट है वो 46% बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट है। जो टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर है 66% के पास नौकरी नहीं है। बताओ डबल इंजन की सरकार, मोदी और योगी की सरकार, क्या यह सच है या झूठ है? बताओ। इतनी बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार हैं। मैं हमारे ओबीसी समाज के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि 5 साल पहले आपको हिंदुत्व के नाम पर ठगा गया, क्या आपको मिला? योगी की बाबा की सरकार आपको मिली। आज 50% मीडिया रिपोर्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में डीएम 50% अपर कास्ट के हैं। क्यों है ये? क्या यही सामाजिक न्याय की बात योगी और बाबा करते हैं? और मोदी प्रधानमंत्री के बारे में बीजेपी कहती है कि सबसे बड़ा देश का अगर कोई नेता है ओबीसीओं का, पिछड़े समाज का, तो नरेंद्र मोदी है। ये आपका इंसाफ है? आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुर्बत है। बिहार झारखंड के बाद तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। यहां पर कैपिटा इनकम कितना बड़ा बताओ भाजपा वालों? सिर्फ 9% पर कैपिटा इनकम बड़ा। आखिर क्यों? जब डबल इंजन की सरकार आपकी है तो फिर यह क्यों नहीं किया जाता? अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हमारे कुरैश बरादरी के, उनको रोजगार से महरूम कर दिया गया। उनके बच्चे स्कूलों को नहीं जाते, मगर बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर बीफ कटकर सारी दुनिया में जाता है तो उत्तर प्रदेश से जाता है, भारत से। यानी उसमें कौन लोग हैं? क्या उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग के साथ दूसरे लोग भी आ गए? मगर जो गरीब, जो एक दुकान खोलकर अपना कारोबार करना चाहता, उसको नहीं किया जाता। स्लॉटर हाउसेस का परमिशन क्यों नहीं देती होगी सरकार? एक्सपोर्ट के नाम पर तो एक्सपोर्ट किया जाता है क्योंकि भारत को फॉरेन एक्सचेंज आता है। मगर जो लोग आज भूख मर रहे हैं, हमारे अंसारी बरादरी के लोग जो पावर लूम में बिजली की कीमतों से तड़प रहे हैं, जिनके पावर लूम बंद हो रहे हैं, उनके ताल्लुक से कुछ नहीं कहा जाता। आज एमआईएम पार्टी पर इल्जाम लगाने वालों, बताओ क्या यह बात सच नहीं है कि मुस्लिम माइनॉरिटी के उत्तर प्रदेश में 71% 15 साल के बच्चे अनपढ़ क्यों हैं? या फिर अगर अनपढ़ नहीं है तो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक क्यों पढ़ते हैं? किससे सवाल करेंगे? आप आंख बंद करके बैठे थे ना। जो आज आंख बंद करके बैठने के लिए कहते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ इतने 71% मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे 15 साल के लिटरेट क्यों या सिर्फ प्राइमरी लेवल तक क्यों पढ़ते हैं? बताओ इलिटरेसी मुस्लिम माइनॉरिटी में 40% क्यों है? क्या मैं जिम्मेदार हूं इसका? जिसको सत्ता मिली है कि 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा मुख्यमंत्री बने, बताओ तुमने कौन सा सामाजिक न्याय किया? पर कैपिटा जो महाना एक्सपेंडिचर घर चलाने के लिए होता है उत्तर प्रदेश में मुसलमान घर में सिर्फ 750 रुपए खर्च होते हैं और पूरे भारत में घर में 988 रुपए का खर्चा होता है। इसका जिम्मेदार क्या मैं हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुस्लिम माइनॉरिटी में 5.92%, ओबीसी में 3.46 और हमारे दलित भाइयों में 4% है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये दबाया नहीं जा रहा है? क्या आपको अपना हिस्सा मिल रहा है? यही तो हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। और जो लोग गैरों के पास उनकी चौखट पर जाकर टिकट की भीख मांग रहे हैं, जो रो रहे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं मेरे भाई और बहनों से, आप आओ हमारे पास, टिकट हम बांटेंगे, आप बांटेंगे। आप कब तक किसी के पास जाकर झोली फैलाकर भीख मांगोगे? ये आपका हक है, आपकी हिस्सेदारी की आपको लड़ाई लड़ना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो समाजवादी आरएलडी में है, अखिलेश सबको बुलाकर कह रहे जाओ तुमको मैं एमएलसी का टिकट दे दूंगा। इनको एक लॉलीपॉप देकर और ये इन बेचारों को, मासूम लोगों को इनको खिलौने देकर फुसलाया जा रहा है और बरसों से इनका इस्तेसाल किया जा रहा है। कितने एमएलसी देंगे? क्या 500 एमएलसी की सीटें उत्तर प्रदेश में? अरे होश के नाखून लो, होश में आओ, आज अपनी ताकत दिखाओ, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो। कब तक आप डर डर कर अरे ये ऐसा होगा, कभी वो होगा? याद रखिए, आपके वोटों से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो अखिलेश यादव की और बीएसपी की नाहिली की वजह से जीत रही है। 2014 का चुनाव क्यों हार गए अखिलेश पार्लियामेंट का? 2017 का चुनाव सपा और बीएसपी कांग्रेस क्यों हारी? 2019 का लोकसभा का चुनाव सपा और बीएसपी मिलकर क्यों हारे? याद रखिए, इन लोगों की नाहिली की वजह से। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि अपने घर में चिराग जलाइए। जो बाहर तूफान हमारे घरों के तरफ इर्द गिर्द मंडला रहा है, उस तूफान का मुकाबला पहले आपको करना पड़ेगा। उस तूफान का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। सिर्फ रोने से या जज्बाती नारों से, तकारीर से तूफान नहीं चले जाएंगे। तूफान का अगर रुख मोड़ना है, अगर इन काले बादलों को छटना है तो मुत्तहिद हो जाओ, एक सियासी ताकत बनो। इस हिस्सेदारी की लड़ाई जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बाबू सिंह कुशवाहा की क़यादत में लड़ रहे हैं, आपसे अपील है कि आप उसका साथ दीजिए। बेखौफ होकर 10 तारीख के दिन अपने घर से निकलिए और पतंग के निशान पर बटन दबाइए उंगली को उठाकर और अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करिए। याद रखिए, मजलिस इस चुनाव में भी आई है और इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक मुझे आपकी दुआओं पर जिंदा रखेगा, मैं उत्तर प्रदेश नहीं भारत के कोने कोने में जाऊंगा, हर उस कमजोर और मजलूम का हाथ पकड़ूंगा, उसकी नाइंसाफी की दास्तान को बताऊंगा, उसके हक के लिए लड़ूंगा। ये आपसे मैं वादा करता हूं। आइए एक नए दौर का आगाज करिए, उत्तर प्रदेश में नई तारीख को रकम करते हुए 10 तारीख के दिन जहां पर हमारे प्रत्याशी हैं मजलिस के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, उनके हक में अपना वोट का इस्तेमाल करिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जो फिजिकल रैली की इजाजत मिलेगी तो मैं आपके विधानसभा में आऊंगा और आपसे फर्दन फर्दन सलाम दुआ भी होगी। आप दुआ फरमाइए मजलिस की कामयाबी के लिए और पूरी उम्मीद